नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है मुद्रा पूर्ति के नए मापदंड। इससे पूर्व के वीडियो में हमने मुद्रा पूर्ति के जो पुराने मापदंड है उनका अध्ययन किया था, जो कि कौन से थे, M1 से लगाकर M4 तक। हमने उनको पुराने वाले वीडियो में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम मुद्रा पूर्ति के नए मापदंड को डिस्कस करेंगे। तो नए मापदंड किसने दिए? आरबीआई ने श्री वाई रेड्डी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी और इस कमेटी का उद्देश्य क्या था कि अपने जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो चेंज आए हैं, इस चेंज के कारण जो अपना एनवायरनमेंट बदल रहा था, उसमें अर्थव्यवस्था में मौद्रिक स्वरूप का यानी कि मॉनेटरी जो इसका स्ट्रक्चर था उसको स्टडी करना था। और इसी कमेटी ने 24 जून 1998 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन्होंने जो सिफारिश की वो इस प्रकार से है। यहाँ आपको मैं बता दूं, पुराने वाले जो मापदंड थे उसमें हमारे पास में केवल 4 मापदंड थे, M1 से लगाकर M4 तक। लेकिन वाई रेड्डी ने जो अपनी सिफारिश दी है उसमें इन्होंने 2 तरह से सिफारिश दी है। एक तो इन्होंने जो मॉनेटरी स्टॉक के 4 मापदंड बताए हैं जो M0 से शुरू होता है, जबकि आप देख सकते हैं पुराने वाला कहाँ से शुरू हो रहा था, M1 से। तो इन्होंने 4 तो मॉनेटरी स्टॉक दिए हैं, M0, M1, M2 और M3। इसके अलावा इन्होंने लिक्विडिटी पर यानी कि तरलता पर 3 स्टॉक भी दिए। तो इस प्रकार से इस वाली कमेटी ने कुल मिलाकर 7 स्टैंडर्ड दिए हैं मुद्रा पूर्ति के, जबकि पुराने वाले में आप देखोगे तो हमारे पास में केवल कितने थे, 4 स्टैंडर्ड। अब अपन ये देखते हैं कि वाई रेड्डी कमेटी ने जो स्टैंडर्ड दिए हैं वो कौन कौन से हैं। पहली चीज इन्होंने, हालांकि यहाँ थोड़ी प्रिंट सही नहीं आई है तो मैं आपको इसको पढ़ के बता दूंगा, चिंता मत करिएगा। ये जो 4 नए मॉनेटरी स्टॉक इन्होंने लिए हैं, सबसे पहला कौन सा है, M0। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया, करेंसी आरबीआई के पास बैंकों की जमाएं और आरबीआई के पास अन्य जमाएं। और आप देखोगे जो M1 है जो पुराने वाले में था वह का वही है, यानी कि करेंसी, बैंकों की मांग जमाएं और आरबीआई की अन्य जमाएं। मतलब M1 तो वो का वही है, C प्लस डी प्लस ओडी, जो कि आरबीआई के पास में है। इन्होंने ये जो M0 नया लिया है, इस M0 के अंदर आप देखोगे तो इस डीडी की जगह करेंसी तो वो का वही रखा है, लेकिन इस डीडी की जगह क्या है, इन्होंने आरबीआई के पास में जो भी डिपॉजिट है उनको इंक्लूड किया है और फिर आरबीआई के पास में अदर डिपॉजिट। तो यदि करेंसी प्लस आरबीआई की डिपॉजिट जो बैंकों की है, ठीक है, वो ले लेते हैं अपन, और अदर डिपॉजिट तो आ जाएगा हमारा M0। और यदि इस वाले सेक्शन की जगह अपन डीडी को ले लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M1 में। और ये M1 वही है जो हमने पुराने वाले स्टैंडर्ड में देखा था। आप इसके लिए इस पुराने वीडियो को वापस देख सकते हैं। तो M1 तो वो का वही है, केवल नई चीज क्या दी, M0। और M0 में इन्होंने क्या किया, बैंकों की मांग जमा को हटाकर आरबीआई के पास में बैंकों की जो डिपॉजिट है उसको शामिल किया है। इस प्रकार ये नई कंसेप्ट इन्होंने दी M0। और M1 वही है जो पुराने वाले में हमने देखा था, मतलब C प्लस डी प्लस ओडी किसके पास में, आरबीआई के पास में। अब यहां से पूरा बदलाव है। M2 में हम देखते हैं, पुराने वाले में हमने देखा था कि डाक घर की बचत को जमा किया था, शामिल किया था किसमें, M1 में। लेकिन यहां हम देखते हैं M2 के अंदर किसको शामिल किया है, M1 प्लस। अब इसके अंदर प्लस क्या क्या किया है, बैंकों के पास बचत जमाओं की सावधि जमा, मतलब टर्म डिपॉजिट को इन्होंने इंक्लूड किया है, प्लस बैंकों द्वारा जारी जमाओं के प्रमाण पत्र, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड किए है। और बैंकों के पास घरेलू निवासियों की 1 वर्ष तक की, ये ध्यान में रखना, इन्होंने 1 वर्ष तक के यहाँ पर मेंशन किया और 1 वर्ष से ज्यादा के अगले वाले में की परिपक्वता वाली जमाएं। तो M2 के लिए इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया है, M1 प्लस बैंकों की टर्म डिपॉजिट प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्लस 1 वर्ष तक के मैच्योरिटी वाली डिपॉजिट, इन सबको जोड़ने पर हमें जो मिला वो क्या था, M2। फिर M3 को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला दिया है, तो इसमें पूरा सिस्टमेटिक चल रहा है। M1 के अंदर कुछ चीजें जोड़ी तो M2 आया, और M2 के अंदर कुछ चीजें जोड़ी तो M3 आएगा, ये सीक्वेंस में ही चल रहा है, जबकि पुराने वाले में ऐसा नहीं था। अब
M3 के लिए क्या है, M2 मतलब ये वाला हिस्सा यहाँ आया। अब इसके अंदर कुछ और चीजें भी ऐड की है, तो क्या क्या ऐड की है, बैंकों के पास घरेलू निवासियों की 1 वर्ष से अधिक, यहाँ हमने 1 वर्ष तक की कहा था और यहाँ 1 वर्ष से अधिक जो सावधि जमाएं है मतलब टर्म डिपॉजिट है वो, और बैंकों द्वारा वित्त निगम से लिए गए तुरंत लौटाने वाले ऋण मतलब जिनको अपन कॉल बोरोविंग्स बोलते हैं वो वाले, जिनको मांगने पर हमें लौटाना पड़ता है। तो M3 कैसे ज्ञात करेंगे, M2 के अंदर बैंकों की जो 1 वर्ष से अधिक वाली टर्म डिपॉजिट है वो, और उसके अलावा इनके कॉल बोरोइंग को ऐड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, M3। अब अपन देखते हैं, जैसा इसके अभी वीडियो के प्रारंभ में बताया गया था कि वाई.वी. रेड्डी ने 3 तरलता के स्टॉक भी बताए, लिक्विडिटी स्टॉक भी बताया, कौन कौन से हैं, जिनको इन्होंने नाम दिया है L1, L2 और L3। अब इनको कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो L1 कैलकुलेट करने के लिए M3 के अंदर मतलब यहाँ जो हमने कैलकुलेट किया था, एक तो वो पूरी टोटल यहाँ लेके आ जाइए, और इसके अंदर कुछ मतलब ऐड भी करना है। अब ऐड क्या किया है, डाक घर के पास समस्त जमाएं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने भी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को क्या कर लिया है, छोड़ दिया है, उसको इंक्लूड नहीं किया है। तो M3 के अंदर डाक घर की समस्त जमाएं ऐड की, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को छोड़कर इसको छोड़ देना है। तो इसके अलावा जो भी डाक घर की जमाएं थी वो जब हम M3 में जोड़ते हैं तो हमें तरलता का पहला स्टॉक मिल जाएगा जिसको अपन क्या कहेंगे, L1। L2 कैसे ज्ञात आएगा, ये L1 यहाँ लिया और इसके अंदर फिर क्या ऐड करना है, वित्तीय संस्थाओं की सावधि जमाएं और वित्तीय संस्था द्वारा जारी जमा प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनकी जो टर्म डिपॉजिट है और उनके जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, यदि उनको अपन L1 के अंदर ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, L2। और फिर L3 कैसे ज्ञात आएगा, ये L2 पूरा ऐसा का ऐसा लिया और इसके अंदर केवल हमें क्या जोड़नी है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिनको NBFC अपन कहते हैं, उनकी जो पब्लिक डिपॉजिट है उनको यदि L2 के अंदर जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, L3। इस प्रकार हम देख सकते हैं वाई.वी. रेड्डी ने हमें 4 तो मौद्रिक स्टॉक दिए और 3 तरलता स्टॉक दिए जो L1, L2, L3 के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार वाई.वी. रेड्डी ने मुद्रा पूर्ति के मापदंड को काफी व्यापक रूप में मापने की कोशिश की है और यही वर्तमान में प्रचलित है। थैंक यू।